फ्रेंड्स, जो भी बच्चे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की एग्जाम्स अभी अप्रैल 2022 में देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो को देखे बिना आप बिजनेस स्टडीज के एग्जाम्स में बिल्कुल भी मत जाना, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस along with their solutions in this video, बिकॉज ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके बिना एग्जाम्स में पेपर बन ही नहीं सकता। आपको मिलना ही है क्वेश्चन, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं या फिर एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, माध्यमिक, वॉट एवर इट इज, इट डजेंट मैटर। सिलेबस ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सब में सेम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर लाइकली टू स्ट्राइक इन योर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। और ऐसा नहीं है कि ओनली क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके साथ में सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड्स में सॉल्यूशन है, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स हैं, जिससे एक बार आप पढ़ोगे लर्निंग विल बी कंप्लीट। एकदम इजी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज दिस स्टडी नोट्स, you can follow me on टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर से लाइक कीजिए एंड इवन आल्सो सब्सक्राइब इट टू योर फ्रेंड्स, राइट, सो दैट उनका भी बेनिफिट हो। तो सीधे चलते हैं मेरे स्टडी नोट्स पे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज लाइकली टू कम इन द एग्जाम्स। एंड यहाँ पे शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। And I have written few points like shares are a part of capital of a company, whereas debentures are the loans given to a company. Fine. Then shareholders are the owners of a company, whereas debenture holders are the creditors of a company. ये भी clear है, easy है. Then dividend is paid on shares if a company makes profit. अगर company profit करेगा तभी shareholders get dividends or profits. And interest is paid on debentures whether there is profit or loss, right? The next, shareholders have the rights to take part in the management of the company, whereas debenture holders do not have any such voting rights. Okay, they cannot take part in the management of the business. Clear? Now the last point is shares do not create any charge on the assets of a company. That means the company need not put any assets on mortgage, okay, in case of shares, but in case of debentures the company may have to keep some assets as mortgage. Okay, fine. So this is the difference. And the next question is describe the steps involved in the selling process. एक सेलिंग प्रोसेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेलिंग प्रोसेस होता क्या है। It is selling process is the interaction between a seller and a potential buyer. या फिर in simple words we can say it is an interaction between a salesman and a buyer, right? And इसके कुछ process हैं, ये भी common topic है। First prospecting, second preparation. Prospecting is finding the potential buyers. ओके, मैंने यहाँ पे कुछ की सेंटेंसेस लिखे हुए हैं सो दैट यू कैन एक्सपैंड योर आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस की सेंटेंसेस। ओके, देन प्रिपरेशन इज टू प्रिपेयर योरसेल्फ विद द प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स द सेल्स पर्सन हैज टू कलेक्ट ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ टू यूज द डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस, इट्स प्राइस, इट्स कंपनी, so like that. So that will come under preparation. Then approach. Approach means interaction with the buyer. From here the selling process starts actually, right? यहाँ पे approach करता है salesman buyer को. And then presentation में demo दिखाता है, product को physically show करता है buyer को कि this is the product and this is how you are going to use this. So all this will come under presentation. Then handling objections. If any customer asks any questions about the product or its uses, then he must answer all those questions, inquiries and objections. And then closing of sale, that means the product is sold. Okay, that is called closing of sale.
And after that also, as a salesperson should take the follow up actions. That means the feedback of the customers. When the customer uses the product, he must also try to take feedbacks from them, that how they feel after using the product. Okay, let's move on to the next question. This is what is the importance of coordination, right? Management का again बहुत ही important function है, and why this coordination is important for an organization. तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको आपको एक्सपैंड करना है, राइट? फर्स्ट, इट एनकरेजेस टीम वर्क. एक टीम, अच्छी टीम बनाने के लिए यू नीड टू हैव coordination among the team members, right? Then it helps in motivating the employees. Coordination really, the main object of coordination is to motivate the employees to work hard, to show their skills, to put up all efforts in the production work. Third, optimum use of resources. That means whatever the resources, that man, money, material, whatever it has, उसको अच्छे से यूज़ करना. ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन में आ गया. बिकॉज जो ऑफिस में काम करते हैं, द एम्प्लॉयज़, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है इक्विपमेंट से, मशीन से, तो लाइक दैट. देन इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अंडरस्टूड. देन इट इम्प्रूव्स द रिलेशनशिप. ठीक है, रिलेशनशिप अच्छी बनती है वर्कर के बीच में, मैनेजर वर्कर के बीच में, लाइक दैट. ठीक है, अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी तो देयर विल बी पीस, हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड द नेक्स्ट वन इज हाई एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है, व्हेन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज विल बी हाई, व्हेन देयर इज अ गुड टीम and all the resources are properly used, if obviously the productivity will be higher, right? The efficiency of the employees will increase, so like that. And last, it improves goodwill of the organization. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छी टीम काम कर रही है तो ऑब्वियसली इसकी गुडविल बनती है बाजार में, राइट? नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दोनों ही लिखे हैं. दोनों में से कोई भी हो सकता है आपको एग्जाम्स में स्ट्राइक करे. कमर्शियल बैंक्स, एज वी नो फ्रेंड्स, हमारे आसपास, घर के आसपास में जितने भी बैंक्स आप देख पा रहे हो, दे आर ऑल कमर्शियल बैंक्स, जिसमें हम लोग वी कैन ओपन एन अकाउंट देयर इन दिस बैंक्स, राइट? तो इसके मेन एडवांटेजेस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर द ऑपरेशंस. वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्म पॉइंट ऑफ व्यू. तो as a manager of a firm, like what are the advantages? So it provides capital for operation. Then some banks have very affordable interest rate. Okay, so you can take loans from there. Then they have high flexibility. High flexibility in the sense ke they provide so many types of loans, and they are all dynamic. Interest rates सब में अलग अलग होता है, and even like it changes every day. So there is flexibility. It saves taxes. It helps to save taxes. ऐसे बहुत सारे loans हैं जहाँ पे taxes save करते हैं. And sometimes the bank offers cash discount. So this is how you have to explain these points. Then let's move on to disadvantages. Burden of repayment. Now that is really one of the burden, that whatever the loan that we take from commercial banks, we feel a little bit of tensed, हेडेक, कि अपने को ये लोन को पेमेंट करना है, तो ये एक बर्डन हो जाता है माइंड में. देन इट क्रिएट्स ए चार्ज ऑन द एसेट्स ड्यू टू मॉर्गेज. समटाइम्स द बैंक आस्क फॉर मॉर्गेज सिक्योरिटी. तो अगर पेमेंट नहीं होता है तो द बैंक कैन टेक अवे द एसेट्स ऑफ द कंपनी. देन स्ट्रिक्ट रीपेमेंट एंड रिकवरी प्रोसीड्योर्स, स्पेशली private banks. So their recovery is very strict, okay, very harsh. So that is one disadvantage. The other is a lot of hidden cost and charges. Now this is one of the most important disadvantage of commercial banks. Generally the bank employees, they will not disclose all the charges at a time. So there are some hidden charges which they charge. तो वो एक प्रॉब्लम है. Then
their rate of interest is generally higher, and a lot of formalities and documents are required to take loans from the commercial banks. Let's move on to the next question. And again, a very important one: what are the steps involved in controlling? As we know, controlling is a management function. So, how will you control your employees if you are a manager? The first, set the standards. Okay, setting the standards, that means what should be done, हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, when we buy any electronic devices, the government has put some standard and it puts ISI mark. So that is one of the standard. या फिर समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि भाई एक पर्टिकुलर काम को हम लोग 1 घंटा या 2 घंटा या 2 दिन में कंप्लीट करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड. सो फर्स्ट थिंग इज टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड देन मेजरिंग द परफॉर्मेंस. नाउ जस्ट सी लाइक व्हाट एम्प्लॉइज हैज डन. 2 दिन का काम था, एम्प्लॉय ने 1 दिन में कंप्लीट किया या फिर उसको 3 दिन में कंप्लीट किया कि 10 दिन में कंप्लीट किया. सो यू हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज. Then the third process is comparison between the standards and the performance. Actual performance and standards. तो वो comparison and then finding the deviations. अगर standards और performance ये दोनों के बीच में अगर कोई gapings है, अगर कोई deviation है, तो just find out those differences, deviations, and then lastly taking corrective actions. तो वो क्यों है, like why there are deviations. So, you have to find the reasons for that. Okay. So, let's move on to the next question. What are the general principles of management? Basically, these are also known as Henry Fayol's 14 management principles. Exams में आपको सारे 14 points लिखने के लिए कभी नहीं देगा. तो you may be asked to explain any 2 points. तो quickly देख लेते हैं इसको. जैसे first, division of work. Division of work means work is divided among the employees according to their skills and talents and qualifications too. Then authority and responsibility. There should be clear-cut authority and responsibility chart or flow or movement in the organization. Then comes discipline, All the employees should follow the common rules of the organization. They should work with discipline. Because बिना discipline के कोई भी काम नहीं हो सकता है, my dear friends. Then unity of command. Unity of command, that means one boss should be reported. That means every employee should report to one boss and not to many bosses. ठीक है, many bosses हो गए तो confusion हो जाएगा. Then unity of direction. Unity of direction refers to the employees should work to achieve the common goals of the organization. All the employees should try to achieve the organizational goals rather than their personal goals. Right. Then interest. Now, interest of the organization is more important than the individual interest. Employee का individual interest important नहीं होता when he works in an office. He should always look for the interest of the organization, right? Then remuneration. Now, this is important. The employee should be paid according to their skills, qualification, experience. Easy है ये point. Then centralization and decentralization. ये बहुत बड़ा concept है management में. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड अंडर ए सिंगल रूफ. वहाँ पे प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं दे आर ऑल केप्ट अंडर ए सिंगल रूफ. ओके. एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड द डिपार्टमेंट्स आर हेडेड बाय द मैनेजर्स. तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. तो अकॉर्डिंग टू फायल, small organizations should follow centralization structure, whereas big organizations they should follow the decentralization structure of organization. Then scalar chain, ये exams में बार बार आता है. Scalar chain very important. Authority should flow from top to bottom and not from bottom to top. ठीक है, मैनेजर ऑर्डर देगा सबऑर्डिनेट को and not subordinate manager को. So that is called scalar chain. There is a the chain of orders that comes from the managing director से chief executive से manager से supervisor, foreman, like that. तो एक chain बन जाती है right from top to bottom and that is called scalar chain. Okay, order is arrangement of men and materials should be systematic.
एक ऑफिस में लोग काम करते हैं एंड इवन देयर आर इक्विपमेंट्स, तो उनको अच्छे से प्लेसमेंट करना है, उनके ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. They should have space to work, right? Okay. Then comes equity. All the employees should be treated equally. There should not be any favoritism, any nepotism, like that. Then comes stability. There should not be frequent change in the employees, and they should be given reasonable time to show results. ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉई परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसको बाहर निकाल दिया, रेस्ट्रिकेट कर दिया. नॉट लाइक दैट. दे शुड बी गिवन टाइम. फ्रीक्वेंट एम्प्लॉयज अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहे हैं तो दैट मीन्स इट विल अफेक्ट इट्स गुडविल, राइट. देन इनिशिएटिव. एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड इम्प्रूव बाय देमसेल्व्स एंड दे शुड डेवलप सेल्फ मोटिवेशन. उनके पास में एक सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे शुड बी आस्क्ड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क. उनको बार बार ऐसा बोलने की जरूरत नहीं हो. Automatically they should understand कि what is the responsibility that they are carrying and accordingly they will do the work. And lastly, spirit de corps, ये भी बहुत important है. Management should always stress on the teamwork and they should cooperate with one another, and this will result in harmony and loyalty towards the organization. Spirit de corps, that means just now I told you about this, that teamwork is so important for the success of an organization. Okay, let's move on to the next one. Explain the factors that affect dividend decisions. First, let's try to understand what is dividend decision. Dividend decisions related to how much of the company's net profit should be paid to the shareholders and how much should be retained in the business for its growth and expansion. Whenever a company makes profit, तो उसका एक पार्ट हो सकता है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे और बाकी का एक पार्ट अपने ऑपरेशंस में, अपने ग्रोथ में लगाए. ठीक है. तो हाउ मच डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स. तो इसके लिए देयर आर सम फैक्टर्स विच शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. व्हाट आर दोज? फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ अर्निंग. हाउ मच प्रॉफिट दैट द कंपनी हैज अर्नड. इज इट सफिशिएंट टू पे द डिविडेंड्स? तो दिस इज व्हाट द मैनेजर हैज टू डिसाइड. Then stability in earning, whether the company is consistently earning in the same ratio, the same amount of profit for the previous years. So that consistency is important. Agar for a particular year the company has earned too much of profit और उसके पहले उसने earn नहीं किया, so that will create problem. Then growth opportunities, like company के future prospect कैसे हैं. अगर profitable हैं तो it should it should retain more profits and it should pay less dividends to the shareholders. Then cash flow position. What is the cash flow? How much cash is coming in and going out? ठीक है. Receipts कितने हो रहे हैं, payments कितने हो रहे हैं. अगर cash flow position अच्छा है then dividends can be paid. Then taxation. If more tax has to be paid on dividends, that means the company should retain more profits rather than paying dividends, right? And then stock market. Stock market is payment of more dividends by a company makes the market value of the company high. ठीक है. उसकी market value अच्छी बनती है कि yes, company is paying regular dividends, so that means the company is growing day by day. So the shareholders will they will be confident of the company and will try to invest more money on the company. The next question is, what are the objectives of advertising? It's an easy question. First, advertising is very important when you launch a new product. ठीक है. Because a new product has to be familiarized to the consumers, so that's why advertising is very essential. And then increasing the sales and demand. So this is the main object of advertising, in fact. And overcome the competition, because it's the age of competition. Lot of competitors are there to fight with these competitions you need a strong backing of advertisement. And then regular advertisement, consistent advertisement will create goodwill for the company. And advertising is also necessary for educating the customers. They should be informed about the product, and that can be done by advertising. Then building brand image. When you are consistently doing an advertisement of the product, obviously that will hammer
several times in the minds of the consumers and will help to create a brand image. Okay. The next question is briefly explain the different rights of a consumer. ये सबसे important question है, हर साल almost every year it comes in the examination, so do not ignore this question. There are basically 6 rights. First, right to safety, that means protection against the life and health, right? So this is the first right, right to safety. Second, right to be informed, right to be informed about all the details of the product. Right to choose, a consumer has every right to choose from a variety of product. No one can compel him to buy one single product, right? Then right to be heard, right to be heard means he can a consumer can make complaints in the court of law if he is dissatisfied with the product, or by using the product he has incurred some type of losses. And then right to seek redressal, that means to get compensation from the sellers and companies. If a consumer को अगर कोई नुकसान हुआ है प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में, तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर सकता है. एंड लास्टली राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट है, ऐसे बहुत सारे एनजीओस हैं जो जर्नल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स ये पब्लिश करते ही रहते हैं रिगार्डिंग कंज्यूमर राइट्स, तो इनको पढ़ना है. And this is also one of the right of the consumer. Let's move on to the next question. Evaluate the role of middleman in the channel of distribution. Middleman, middleman refers to wholesalers, retailers, agents, dealers, like that. तो ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट है, कैसी कंपनी है, कंपनी की पॉलिसी कैसी है, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल, उनका मेन फंक्शन क्या है. फर्स्ट, ग्रुपिंग. ग्रुपिंग में सॉर्टिंग द गुड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनटू ग्रुप्स. ये जनरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है. देन पैकेजिंग, समटाइम्स मिडलमैन दे ऑफर पैकिंग सर्विसेज टू द कंपनी. देन दे ऑल्सो प्रोवाइड वेयर हाउसेस एंड दे ऑल्सो ट्राई टू प्रमोट द प्रोडक्ट. इवन रिटेलर्स जैसे वो अपने डिस्प्ले करता है प्रोडक्ट को, सो दैट इज़ अ वे ऑफ प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट. तो मिडलमैन के बहुत बढ़िया रोल है ये. Then financing, sometimes they provide finance to the producers, and even wholesalers and dealers, and they provide credit facility to the retailers, so like that. Then they also provide transportation services, local transport system, तो ये भी help करता है. And then they also share a part of risk of the company. So these are the important roles of middlemen. Let's move on to the next question, again from consumer protection. Why consumer protection is important? Okay, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम्स में. फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि कोई भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है इन द फॉर्म ऑफ लेस मेजरमेंट या फिर हाई प्राइसेस, ऐसे बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशंस हैं. तो उनसे अगर बचना है तो यू हैव टू सीक कंज्यूमर प्रोटेक्शन. देन कंज्यूमर एजुकेशन, where the consumer is informed about its rights and duties. Then redressal of complaints, that means he gets the compensation if he has incurred the loss while using the product or service. Then encouraging honest business, right? So this is simple, इसको define कर सकते हैं. And it's a part of public support. ठीक है, पब्लिक भी यही चाहती है कि there should be consumer association, and they should save themselves from dishonest traders. Then information through journals and reports, that's easy, help to unite consumers, and then there is a lot of government support for consumers association, NGOs, like that, and the consumer gets quality goods and services due to consumer protection initiatives. So friends, like that, let's move on to the next question. The difference between selling and marketing. Again, a very common, very important question. See, selling, the first point of difference. It is a process of transferring the ownership of goods from a seller to a buyer, whereas marketing is a process of creating, maintaining, and serving its consumers. Okay, so you have to be very particular when you write the definition.
And the main aim of selling is to earn profit, whereas the main object of marketing is consumers satisfaction. And third, selling starts after the production of goods, whereas marketing starts much before the production of goods, and even it continues after the sale of the goods. ठीक है, तो मार्केटिंग बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है. सेलिंग इज अ नैरो कंसेप्ट, वेर एज मार्केटिंग इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, एंड इट इज डन बाय सेल्समैन, वेर एज मार्केटिंग इज डन बाय द मार्केटिंग मैनेजर. Okay, let's move on to the next question. What is marketing mix, and state its important elements. Marketing mix is a set of tools used to promote sales of an organization. It's a set of tools. So ये जो group of word है इन पे ध्यान देना है when you define this. Okay, तो ये set of tools क्या क्या है? Basically there are 4 P's, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, elements of marketing mix. That means 4 P's. What are those 4 P's? Product, price, place, promotion. तो ये मेन एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग के. मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर फ्लो चार्ट बनाया है सो दैट आपको माइंड में काफ़ी टाइम तक रहे ये चीज़. नाउ प्रोडक्ट मिक्स को जब आप डिफाइन करोगे तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स. ऑल द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट लाइक क्वालिटी, साइज, कलर, वेट एंड पैकिंग. Like that, when you will define price mix, you should take consideration of cost, competitors' price, goals of the organization, like that. When we talk about place mix, we talk about channels of distribution, the warehousing, transportation, availability of middlemen. So with the help of these points, you can define place mix. And then promotion mix, that means advertisement, personal selling, publicity, so like that. Okay. Friends, let's move on to the next question. What are the factors that affect the requirement of fixed capital and working capital? आपको एग्जाम में आइदर फिक्स कैपिटल अदरवाइज वर्किंग कैपिटल दोनों में से एक दे सकता है. दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं हर साल, तो ध्यान रखना है. तो मैंने दोनों का ही लिखा है यहाँ पे, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. ठीक है. एंड क्वेश्चन है कि कितना, लाइक हाउ मच ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट an organization should consider before deciding how much fixed capital is required. First, nature of business. A manufacturing company needs more fixed capital. Fixed capital होता है friends, investment in plants and machineries, land and building, fixtures, जो all those assets which last for a long time. Okay, जैसे machines हैं तो दे आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स. तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ज़्यादा करती है in comparison to trading companies. Then methods of production. Now, when we talk about method of production, we think about 2 processes, that is capital intensive and labor intensive. If the organization uses capital intensive, it needs more funds. That means it needs more capital. Whereas if it uses more of the labor, manual work, तो यहाँ पे capital कम चाहिए. Then technology. Now, if the company wants to use modern technology, latest technology, it needs more fixed capital. Then the size of the business. If the firm is of large size and it is doing large scale business, it needs more fixed capital. Like that, factors affecting the working capital. इसमें भी कुछ एक कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस. ए ट्रेडिंग कंपनी नीड्स मोर कैपिटल, मोर वर्किंग कैपिटल दैन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी में बार बार बाइंग सेलिंग होती है, तो दे नीड मोर फंड्स, मोर कैश. देन साइज ऑफ द बिजनेस, लार्ज फर्म्स, ये भी इजी है. प्रोडक्शन साइकिल. नाउ लॉन्गर द साइकिल, मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. दैट मीन्स प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि प्रोडक्शन और सेल्स की रिकवरी, इसका बीच का गैप कितना है, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू प्रोड्यूस अ गुड एंड कलेक्ट आफ्टर द सेलिंग ऑफ दैट गुड्स. सो दैट इज प्रोडक्शन साइकिल. ये साइकिल जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए कंपनी को. देन कम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेट. इफ टर्नओवर रेट इज फास्ट, लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. अगर मान लो कि कंपनी अगर कैश में ज़्यादा से ज़्यादा कैश में माल बेच रही है, तो दैट मीन्स इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेट अच्छी है, तो इट विल नीड लेस वर्किंग कैपिटल. और जो कंपनी क्रेडिट में माल बेच रही है, क्रेडिट पॉलिसी में है वो चीज़, तो इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एंड दिस इज द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग.
मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनको जो हाईलाइट किए हैं, दे आर मोर इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है, लर्न करना है आपको। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, देयर मस्ट बी ए गोल, ऑब्जेक्ट, हर प्लानिंग का एक ऑब्जेक्ट होता है। देन इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इट्स नॉट ए सेकेंडरी फंक्शन, द प्राइमरी फर्स्ट फंक्शन। Then it is pervasive, that means it requires at all levels, top level, middle level, lower level, in all types of organization planning is done. Planning is such an important concept. Then it is a continuous process, it is not a one time thing, okay। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग एक बार कर लिया और बाद में हम प्लानिंग करेंगे ही नहीं, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एंड लास्टली इट इज़ ए मेंटल प्रोसेस, प्लानिंग होती है दिमाग से, माइंड से, तो it's a mental process, all these points are very important। and then is management an art, science or profession, ये भी एग्जाम्स में बार बार आता है, इस पे भी ध्यान रखना है आपको। now management, ये तीनों ही, as we know that management is an art, science and profession। yes, why it is an art? Because it requires theoretical knowledge, theory का knowledge चाहिए, it has some universal principles जो मैनेजमेंट में हम लोग अप्लाई करते हैं, and it requires creativity and practice। creativity is directly related to art, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैनेजर का क्रिएटिविटी चाहिए फर्म को अच्छे से मैनेज करने के लिए, ओके। एंड वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस? बिकॉज इट हैज सिस्टमेटाइज्ड थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स, जैसे कि हेनरी फायल्स के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, सो दे आर ऑल, यू नो, द प्रिंसिपल्स आर प्रूव्ड, then its principles are proven by experiments and it has a universal application। and why management is called a profession? because it has a well defined body of knowledge, ठीक है। जो मैनेजमेंट की जो डिग्री लेते हैं वो हम लोग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, तो वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ से हम लोग डिग्री लेते हैं मैनेजमेंट की। then it is regulated by AIMA, All India Management Association। all the management institutes are regulated by this authority, तो this is a profession and it has also some social responsibilities, like you know professions जो होते हैं like doctors, engineers, teachers, उनको you know उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस मोटिव होता है, लाइक दैट मैनेजर का भी होता है, राइट। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन शिपिंग ऑर्डर एंड शिपिंग बिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिपिंग ऑर्डर क्या होता है? शिपिंग ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज इश्यूड टू द कैरियर कंफर्मिंग दैट द स्पेस इज बुक्ड इन द शिप, ठीक है। कैरियर ऑफ द शिप को मतलब एक डॉक्यूमेंट देता है कि शिप में आपकी जगह खाली है, आप प्लीज माल लोड कर दीजिए। देन इट इज अ कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग containing the shipper's instructions to the carrier to transfer the goods, that means to load the goods in the vessel। and what is this shipping bill all about? Shipping bill is prepared by an exporter to obtain export and custom clearance certificate, right? It is an important document required by custom authority to allow exports of goods. Without bill of lading or shipping bill, the custom authority will not issue the leaving certificate, and then after examining the bill the custom officer issues this certificate known as let export order। okay, let's move on to the next question। what are the advantages and disadvantages of advertising? हम लोगों ने अभी अभी किया था इसका ऑब्जेक्ट। एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। जैसे इट इंक्रीजेस सेल्स, इट फाइट्स कंपटीशन, इट हेल्प्स टू एजुकेट कस्टमर्स, इट क्रिएट्स अ ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स, इट हेल्प्स टू वाइडन द मार्केट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग से हम लोग पूरे वर्ल्ड में माल बेच सकते हैं। एंड इट एनहेंसेस द गुडविल, द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, एंड advertising also helps to earn more profits by selling more and more of goods and services, and it also provides employment opportunities to quite a number of people। and what are the disadvantages? Advertising is very expensive, especially TV ads, and they sometimes you know they mislead people, false advertisement करते हैं कभी कभी लोग। then encourages monopoly, you know बहुत जो कंपनी जिसके पास में पैसा ज़्यादा है तो इट कैन ईजिली क्रिएट ए मोनोपोली, बार बार ऐड करके यू नो इट ट्राइज टू डेविएट द कस्टमर्स, ट्राइज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, तो मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। समटाइम्स
advertisements are vulgar and not to be seen by the children. And then it's a wastage of resources. Advertising में बहुत resources भी बर्बाद होता है. And the last one is buying unwanted goods. Sometimes due to advertisement the customers feel कि okay I should buy the product, but practically he doesn't need that product at that time, लेकिन फिर भी वो खरीद लेता है due to advertisement. Okay, now next question की तरफ चलते हैं friends. And I would again request you to kindly please subscribe the channel and also ask your friends to do the same. Okay, next question. What are the advantages of a stock exchange? Stock exchange, it is a place where securities are bought and sold. ये यहाँ पे दो टाइप के एडवांटेजेस हैं टू द इन्वेस्टर्स, टू द कंपनीज. ओके, इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है स्टॉक एक्सचेंज से? फर्स्ट, इट हेल्प्स टू बिल्ड वेल्थ. सेकेंड, डिविडेंड बेनिफिट. जब हम लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स लेते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी गेट डिविडेंड. देन लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स वी कैन बाय और सेल द इन्वेस्टमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. Then we may get high returns due to fluctuations, speculations. Then flexibility of investing in smaller amounts. जैसे बैंक में हम लोग सेविंग करते हैं, वैसे ही we can use that saving to buy shares. Then easy buying and selling process. Even we can do this with the help of mobile phones. And protection by SEBI. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में. Then it helps to mobilize our savings. हमारी जो सेविंग्स है उसका अच्छा यूज़ होता है शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है. इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? जब सेविंग्स अक्यूमुलेट होता है. एंड देन इट हेल्प्स द शेयर होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट्स, सो दे कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. नाउ हाउ स्टॉक एक्सचेंजेस हेल्प द कंपनीज? दे हेल्प टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस first and foremost. Then stock exchanges help to raise new capital. Whenever a company needs money, capital, it can raise through issuing of shares. Then it enhances the goodwill, the market value of the company, and it widens the market. All over the market, all over the world, the company can buy and sell shares. Then it also smoothens the business operations, because when a company has sufficient capital at its disposal, और automatically इसकी जो operations है काफ़ी smooth हो जाएगी, कोई problem ही नहीं होगी. Okay, next, explain the important objectives of management. Again, there are three types of objectives: organizational objectives, social objectives, personal objectives. ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता है. इसको मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है. एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट. देन सेकंड ऑब्जेक्ट इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. थर्ड, ग्रोथ ऑफ बिजनेस. एंड फोर्थ, यूटिलाइजिंग द 4 M's. 4 M's मीन्स मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीनरी. तो इनका अच्छे से यूज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को ग्रो करना, प्रॉफिट कमाना. सो दिस आर ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. Social objectives: protection of the environment, creating job opportunities, employment opportunities for the people. Management should also look at the welfare of the employees and society by opening orphanages, schools. ये सब चीज़ें कर सकती है मैनेजमेंट. And personal objectives: paying fair wages to the employees, providing better working conditions ताकि उनको काम करने में मज़ा आए. And they should also provide training to the employees to develop their skills. And it should also provide allowances, benefits, medical benefits है, education to children है. So like that, ऐसे बहुत सारे benefits management दे सकती है in the personal objectives. The next question is, what are the functions of a supervisor? एक supervisor के क्या functions होते हैं? To motivate the workers, to maintain discipline in the organization, to issue orders and instructions to the employees, to maintain records of the work, the performance, and to handle grievances. Grievances means अगर दिक्कत आती है, अगर कोई dispute होता है, अगर employee कोई तकलीफ हो रही है, तो उनके grievances को settle करना. And ensuring safety in the sense कि working condition अच्छा provide करना, so that workers can work properly. Then what are the advantages of controlling? Controlling के main advantages:
It helps to achieve the goals of the organization. It helps to judge the accuracy of the standards, कि standards कितने accurate है, जो standard आपने set किए हैं, तो we can compare it with the actual performance. So we may change the standards also if required. Then helps to use the resources efficiently, no problem with this point. Then it helps to motivate the employees. कंट्रोलिंग का मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में बेसिकली दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट. अगेन जिस प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, तो ठीक है. नाउ कंज्यूमर प्रोडक्ट, अगेन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज: कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. देखते हैं सबसे पहले कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होते हैं. कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं कुछ इसके मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं. जैसे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली बॉट, दे आर चीपर, and these products have a heavy competition in the market. And example FMCG item like soap, agarbatti, matchbox, like that. And shopping product generally not frequently bought, high price comparison. इनको खरीदने के पहले customers compare करते हैं इनकी prices. And a lot of time and efforts are used by the consumer before buying shopping products. And examples of shopping products are television, clothes, jewelries, cars, like that. Now, specialty product, as the name implies, specialty product, that means these products have very special features. They are very expensive, they have very less competition. And examples are cars, jewelries, houses, like that. ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, ड्यूरेबल जो काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं, नॉन ड्यूरेबल पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एग्स, बिस्किट, ब्रेड, लाइक दैट. एंड सर्विसेज आर ऑल इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, you cannot see, you cannot feel them. Okay, next question, what is the importance of effective communication in our organization. एक अच्छी कम्युनिकेशन कि वाई मतलब इतनी ज़रूरत क्यों होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन. इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज. बिना अच्छे कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते हम लोग. सो यू नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. देन क्विक डिसीशंस, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू टेक क्विक डिसीशंस. अगर कम्युनिकेशन अच्छा है so we can gather a lot of information from the employees, from the market, and from so many sources, and we can use that to take important decisions. The next, it increases efficiency. You can with the communication skills, you can charge up your employees, so their productivity will increase, their efficiency will increase, and it helps to establish cooperation and peace in the organization. एंड लास्टली इट हेल्प्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़. ये मोटिवेशन तो हर मैनेजमेंट फंक्शन में है, तो अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको याद नहीं हो तो मोटिवेशन को जरूर लिखिए आप फ्रेंड्स, राइट. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग. सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया. एंड मार्केटिंग का देखते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. बहुत ही सिंपल चीज़ है. सबसे इंपॉर्टेंट इसका मेन मकसद होता है सेल्स को इंक्रीज करना, डिमांड को इंक्रीज करना. Okay, increase in demand. Second, satisfaction of consumers. Third, create goodwill of the organization. All are related, to supply better quality of goods and services to the consumers and increase sales and profits. बहुत ही easy points हैं, इनको आप define कर सकते हैं. Let's move on to the next question without wasting any time. Describe the purposes of business finance. Business finance क्यों चाहिए? Why? Why we need business finance? Why we need so much of money to do business? First, to purchase fixed assets like machines, plants, buildings, land. So we need money for that. To meet day-to-day expenses. रोज ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस, तो उनको अगर चलाना है तो यू नीड फाइनेंस. देन टू फंड बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एक्सपैंड, न्यू प्रोजेक्ट लगाना चाहती है तो इट नीड्स फाइनेंस.
देन टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, अगेन यू नीड मनी। टू फिल द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड रिकवरी सेल्स, अभी अभी मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन साइकिल के बारे में एंड इन्वेंट्री साइकिल के बारे में, तो यहाँ पे वो चीज़ को गैप को पूरा करने के लिए यू नीड फाइनेंस, ठीक है। टू मीट कंटिजेंसी, अगर कोई तरीके की इमरजेंसी होती है, कोई ऐसे कंडीशंस हालात सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, देन टू मीट दो सर्कमस्टेंसेस यू नीड फाइनेंस। And the next question is, state the factors that should be considered before selecting a channel of distribution. As we know, basically there are two types, direct and indirect channel. Direct channel होता है जहाँ पे firm directly consumer को बेचता है, indirect channel में firm middleman को बेचता है, middleman फिर consumer को बेचते हैं. Okay. So what are the factors that should be considered? First, nature of product. Consumer goods, they need indirect channel. Whereas producer goods or industrial goods, they may be sold through direct channel. जैसे सोप है, शुगर है, चाय पत्ती है, टी लीव्स, तो ऑल दिस थिंग्स आर कंज्यूमर गुड्स, तो इनको इनडायरेक्ट चैनल में बेचा जाता है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, इफ द फर्म डजंट वांट मिडलमैन, इट कैन गो फॉर द डायरेक्ट चैनल. ओके, द नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी. कॉम्पिटिटर जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, द फर्म शुड ऑल्सो फॉलो द सेम चैनल, ठीक है. एंड साइज ऑफ द मार्केट, अगर मार्केट का साइज बड़ा है, इफ यू वांट टू कवर द होल ऑफ द वर्ल्ड, you cannot go to each and every customer's house to sell the product. You need an indirect channel. Next question, what are the functions of financial market? Financial market, as we know, it can be of two types, capital market, money market. तो दोनों ही शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं. फाइनेंशियल मार्केट इज ऑल अबाउट दैट. तो इसके मेन फंक्शंस क्या है? इट मोबिलाइजेस द सेविंग्स ऑफ द पीपल. लोगों की सेविंग्स को अच्छा यूज करती है, ठीक है. द पीपल कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स. Then pricing of the securities. In financial market, the securities, the prices of shares and debentures, they are all determined and fixed due to the demand and supply of the stocks. Then liquidity. Anybody can buy and sell in this type of market, so it provides high liquidity for the investment. Then protection. There are so many government organizations like SEBI, they provide protection to the investors. They help the investors to protect their money and from fraudulent brokers. The next question is, what are the main instruments of money market? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मनी मार्केट के मेन इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, कॉल मनी एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. ट्रेजरी बिल्स, these are issued by RBI, Reserve Bank of India. They help to meet short-term requirements of funds, and basically, their maturity is within a year or 6 months basically. So these are treasury bills. Then commercial paper. These are issued by large companies, and these are unsecured. इनमें कोई mortgage नहीं रखना होता है, and the maturity is within only 15 days. Again, it is also a short-term finance source. Then call money. Call money refers to, banks borrow from each other to maintain CRR, that is cash reserve ratio. अगर कोई बैंक का कैश रिजर्व रेशियो अगर कम हो गया, it can borrow from other banks. So that is called call money. The interest rates are highly flexible and it depends on the availability of funds in the market, and maturity is 15 days. And the last one is certificate of deposits, and these are issued by banks when they have insufficient cash reserves, and the maturity is little bit higher, that is from 91 days, that means 3 months to 1 year. Okay, let's move on to the next question, and this is Maslow's need hierarchy theory of motivation, one of the most important thing in business studies. तो मैस्लो ने यहाँ पे जो नीड हायरार्की दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं. यहाँ पे बेसिकली उन्होंने बोला था, ए ह्यूमन बीइंग हैज़ 5 नीड्स. नीचे से ऊपर की तरफ जाना है फ्रेंड्स. फर्स्ट, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें फूड, क्लोथ, शेल्टर होता है. हर आदमी, हर ह्यूमन बीइंग सबसे पहले इसको पूरा करने की कोशिश करेगा. देन कम्स सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स में जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, कुछ ऐसे टाइप के वो ट्राई टू फुलफिल ऑल दिस टाइप ऑफ नीड्स इन सेफ्टी नीड्स.
देन बिलोंगिंग नीड्स भी ये एक्चुअली एक मेंटल एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. यू नो वी आर सोशल एनिमल्स, वी कैनॉट लिव विदाउट फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स लाइक दैट. तो वी ऑल दीज आर बिलोंगिंग नीड्स, all these heads are under this needs. Then esteem needs, you know, it refers to status, respect. Agar when we reach to a certain age, we always try to deserve or expect some type of respect from others. Okay, so that is esteem needs. And the last one is self actualization needs. Actually this is the goal of life. This need is very hard to attain, you know. बहुत ही जिसके सिक्स सेंस खुल जाते हैं दे जनरली अचीव दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ओके, तो ऑलवेज द पर्सन मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप fulfilling the needs. So this is Maslow's need hierarchy, and there are few assumptions of this law. People's behavior is based on their needs. There are 5 types of needs, as I told you now, and the person fulfills the lower needs first and then move up slowly. And last one, a satisfied need cannot motivate a person, because it is all about motivation कि हम लोग कैसे मोटिवेट होते हैं डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. तो मैस्लो ने ये बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. अगेन यू नो फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. इन प्राइमरी मार्केट new securities are bought and sold, while in secondary market existing securities are bought and sold. In primary market trading is done between the company and investors directly, but in secondary market generally आपको easy language में बोलूँ तो that is stock market, share market. And primary market होता है जब कोई जब कंपनी अपना शेयर्स लॉन्च करती है, ठीक है. And in primary market, the prices of securities are fixed by the companies, whereas in secondary market, the prices are automatically determined by the action of demand and supply of the shares. And this primary market, they have a fixed location, no fixed location, whereas secondary market do have stock exchanges where shares and debentures are bought and sold by the people. And a few more questions to go, and this is what is SEBI, state its objectives and functions. Okay, SEBI, the full form is Security Exchange Board of India, which was set up in 1988. And what are the main objectives? Healthy growth of security market, financial market, capital market, money market, ठीक है, to protect the investors from fraudulent brokers and companies, to manage the stock exchanges in India, उनको रेगुलेट करना. बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE एंड BSE, तो उनको रेगुलेट करती है. देन इट ऑल्सो एंश्योर्स दैट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इज बीइंग कैरिड आउट इन स्टॉक मार्केट. एंड लेट्स सी इट्स फंक्शंस. अगेन यू हैव गॉट अ फ्लो चार्ट फॉर दिस. देयर आर बेसिकली 3 फंक्शंस, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल एंड प्रोटेक्टिव. रेगुलेटरी के अंदर there are again 3 functions: to manage stock exchanges in India, to register brokers, bankers, underwriters, उनका registration करवाना, to levy fees and taxes, charges, ये सब चीज़ें regulatory functions में आती है SEBI की. Then SEBI की developmental functions, to conduct research कि बाजार कैसा है, क्या करना चाहिए, research करवाती है. Then training of brokers की training भी करवाती है. Okay. And it also provides infrastructure for the growth and development of the security market. And protective functions में, as the name implies, it prevents unfair trade practices, protect the interest of the customers, so like that. So friends, that's all in this video. And इसके अलावा there are इसमें क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन आपको केस स्टडी से रहेगा. तो केस स्टडी का मैंने इसके अंदर कवर नहीं किया क्योंकि केस स्टडी कहीं से भी दे सकता है. एंड वन थिंग मोर, दैट इज MCQ क्वेश्चंस. तो एक बार आप ये सारे नोट्स को अगर अच्छे से एक बार देख लो, पढ़ लो, तो मेरे को नहीं लगता कि MCQ क्वेश्चंस कोई ज़्यादा हार्ड टफ रहेंगे इसके लिए, ठीक है. तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, क्योंकि इसके बाद और भी मैं इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और भी आपके लिए यूज़फुल सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ.
Thanks for watching. Best of luck for the examination.